नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। आज बात कर लेते हैं, आज रविवार का दिन है तो आज हम लेने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन 25 इंक्लूड किए। रविवार के दिन 50 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, लेकिन पैटर्न के अनुसार जैसे जीके जीएस के कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन होते हैं मॉडल पेपर में, लेकिन आज मैंने जीके जीएस के मिलाकर 15 क्वेश्चन किए और मैथ और रीजनिंग के मिलाकर बात करें क्वेश्चन आते हैं आपके 20, लेकिन मैंने इंक्लूड किए यहाँ 10। तो आपका पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग इतना ही है कि बात करें क्वेश्चनों की संख्या में डिफरेंट है, लेकिन अंत में आपको कमेंट करके बताना 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। जल्दी से लाइव आ जाएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्रैमी अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपको बताना है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सबको पता होगा, ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो वो जो गायक गायिका होती है उनको दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं, जो पुलित्जर अवार्ड है वो बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आप याद रखिएगा, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो असहयोग आंदोलन आप सबको पता होगा महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी। तो आप सबको पता होगा होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 3 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। यानी ये क्वेश्चन आपको पता है, 2 ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह है वो सही दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की, आपको पता होगा। यानी हम बात करें तो किस दिशा में, यानी बाकी तो करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, बाकी किस दिशा में, पश्चिम से हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। जबकि 2 ग्रह आपको पता होना चाहिए, यदि हम बात करें अरुण और, थोड़ा मैं बता देता हूँ, अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र 2 ग्रह ऐसे है जो क्या करते हैं, विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो अरुण और शुक्र आपको पता है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे अरुण दे रखा आपका, तो ये जवाब सही होगा। अब बात कर लेते हैं, अरुण का इंग्लिश में नाम भी आपके आ सकता है, यूरेनस कहते हैं। अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह बृहस्पति, और नीले ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, चीना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, यानी बेंगलुरु में। चीना स्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो बात कर लेते हैं बेंगलुरु में। आपको पता होगा भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, या भारत का उद्यान आपको पता होगा बेंगलुरु को कहा जाता है। और बगीचों का शहर की बात करें तो वो कपूरथला को कहा जाता है, और मसालों के बगीचे की बात करें तो वो केरल को कहा जाता है। और कोलकाता से आपके काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, महलों का नगर किसे कहा जाता है, वो कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है, वो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था, जो 1911 में स्थानांतरित हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा। भारत का बताना है सबसे छोटा राज्य। तो आप सबको पता होगा, सबसे बड़े की बात करें तो क्षेत्रफल में राजस्थान है, और सबसे छोटे की बात करें तो वो कौन है, गोवा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश है। और बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो वो है केरल की, और सबसे निम्न साक्षरता दर की बात करें तो वो है बिहार राज्य की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहेगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन अगला क्या है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। काफी बार एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन घुमा देता है, तो आपको पता है लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है, इस अनुपात में आपको बताना है। तो 3 लंबाई होगी, चौड़ाई कितनी होगी 2, तो 3:2 वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देख लीजिएगा कौन सा दे रखा है आप जल्दी से सभी विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे 3:2 बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जबकि आपको
आपको कहता है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात बताओ, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात बताओ, तब आपको करना पड़ेगा 2:3। जिस अनुपात में आपको पूछा जाता है उसी में आपको करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं यहाँ से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो आपको पता होगा पिंगली वेंकैया ने की थी, आपको पता है मैंने पीछे बताया था। और प्रथम लहराया किसने था वो आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा, मैडम भिकाजी कामा ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैं अभी बता रहा था 1911 में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी हम बात करें कोलकाता पहले दिल्ली से पहले भारत की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था, जो 1911 में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब जल्दी से बताएगा उस वक्त भारत का जनरल कौन था? जल्दी से ये कॉमेंट करके आपको बताना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किन के बराबर होता है? तो वो कहलाता है, आपको पता होगा, यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² होता है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र की बात करें तो mgh होता है। दोनों सूत्र एग्जाम में आ चुके हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला 9 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? आपको पता होगा धावन सोडे की बात करें तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, Na2CO3। ये तो होता है उसका रासायनिक सूत्र। और आणविक सूत्र की बात करें तो 10H2O। आपको पता होगा जल का क्रिस्टलीकृत अणु कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आपका जल के अणु इसमें कितने होंगे? धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। और बात कर लेते हैं जो खाने का सोडा या मीठा सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा, उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वो भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापी जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंग की तीव्रता कहे तब तो आपको करना है डेसिबल। तीव्रता की बात करें तब तो करना है डेसिबल। लेकिन यहाँ क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति का मात्रक आप सबको पता होगा हर्ट्ज होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो गए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो पारसेक है, और प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी का मात्रक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। बाइल का श्रावण कहाँ से होता है? तो बाइल का श्रावण आप सबको पता होगा यकृत से होता है। और बाइल यानी हम बात करें पीतरस की बात करें, बाइल का मतलब होता है पीतरस, उसके हम बात करें संग्रहित होने की बात करें तब आपको पिता से करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? निम्न में से नोबेल गैस नहीं है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। नोबेल गैस नहीं है यानी अक्रिय गैस नहीं है। तो आपको पता होगा आर्गन है, हीलियम है, क्रिप्टोन है, ये क्या है? अक्रिय गैस है। जबकि क्लोरीन आपको पता है अक्रिय गैस नहीं है। क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है, आपको पता होगा। और क्लोरीन का बात करें तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का यूज किया जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। जो रासायनिक विधि है जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 13। क्या दे रखा है? एक सोलर सेल किस से बना होता है? पहले बात तो कर लेते हैं सोलर सेल होता है। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ सोलर सेल की बात करें तो वो हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और उसमें हम बात करें सिलिकॉन। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सोडियम को आपको पता है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि वह वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आप सबको पता होगा मोर्जले ने दी थी। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की बात करें तो वो मेंडलीव ने किया था, परमाणु भार के आधार पर किया था, जबकि मोर्जले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको पता होगा अनंत होती है। जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज आपको पूछा है तो आप बात करें प्रथम अभाज्य संख्या 5 कौन कौन सी है? पहले तो वो आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 है, फिर 3, फिर बात कर लेते हैं 5, 2, 3, 5, 7 और 11।
इनका आपको एवरेज निकालना है, इसका मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। कितना होगा आप जल्दी से जोड़ कर देखिएगा। ये होगा 28 और कितनी संख्या है 5 संख्या, इसका मतलब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपको पता होगा 5 बार और फिर 6 बार 5.6 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाकर चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल गुणा बी होता है, आपको पता होगा। तो बात करिए लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब पहले हमने 100 माना, फिर आपको पता है लंबाई क्या किया है 20% बढ़ाया, इसका मतलब 120 और बट्टे में 100। फिर बात कर लेते हैं चौड़ाई क्या किया आपको पता है घटाया, इसका मतलब 20 घटाया 100 में से 80 बट्टे 100। चलिए जल्दी से हल कर लीजिएगा। 2 0 से 2 0 ये 2 0। अब 12 अंटी कितना होता है 96 होता है। इसका मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 96 हो गया। इसका मतलब कितना कम हो गया आपको पता है 4% की क्या हुई है कमी हुई है, घटेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी जरूर है लेकिन थोड़ा सा यदि आप लॉजिक समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। इस तरह का एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। यदि एक परिवार के 5 सदस्यों की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 35 वर्ष थी, ध्यान से पढ़िएगा 5 वर्ष पहले, इसका मतलब वर्तमान एवरेज कितना होना चाहिए 40 वर्ष होना चाहिए। पहले बात तो ये आपके समझ में आ गई होगी क्योंकि 5 वर्ष पहले 35 वर्ष एवरेज था तो वर्तमान में होना चाहिए 40 वर्ष। अब बात कर लेते हैं, जबकि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था का स्वर्गवास हो जाता है तब भी औसत आयु 35 वर्ष की बनी रहती है, 35 वर्ष ही रहती है। तो मुखिया की आयु क्या है तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है 5 वर्ष पहले की बात करें 5 सदस्यों की एवरेज आयु थी 35 वर्ष, इसका मतलब वर्तमान में कितनी होगी 40 और सदस्य कितनी आपके पास है 5, इसका मतलब 40 गुणा 5 यानी 200 वर्ष। 500 सदस्यों की आयु कितनी होगी 200 वर्ष होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एवरेज आयु जो वर्तमान में है वो 35 वर्ष है, कितनी है 35 वर्ष है। सदस्य कितना एक कम हो गया यानी 5 की जगह 4 हो गया और आपको पता है इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 140। इसका मतलब पहले 200 वर्ष टोटल आयु थी लेकिन अब वो मृत्यु होने के बाद हम बात करें 4 मतलब 140 हो गया। इसका मतलब कितना कम हो गया 60 वर्ष कम हो गया। कितना वर्ष कम हो गया 60 वर्ष कम हो गया। जो 60 वर्ष कम हुआ है वही तो उस मुखिया की आयु थी, यानी मुखिया की आयु आपको पूछे वर्तमान में कितनी थी जब उसकी मृत्यु हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे 60 वर्ष बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको यहाँ लिखा है मुखिया की आयु है, यदि कहता मुखिया की आयु थी इसका मतलब 5 वर्ष पहले वाले की बात करें, थी का मतलब हो गया भूतकाल। इसका मतलब हम बात करें तो 60 से 5 कम कर दो कितना होगा 55 होगा। चलिए ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहाँ लिख दे थी तब तो आपको 55 वर्ष करना है, अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन हो तो 60 वर्ष करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 19। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 54 है तो छोटी संख्या क्या है। तो आपको पता है एक संख्या हमने मानी 2x और एक मानी कितनी 3x, इनका गुणनफल आपको दे दिए, यानी इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है 54 आ रहा है। कितना आ रहा है 54 आ रहा है। अब बात कर लेते हैं, इनको गुणा कर लीजिएगा 6x², कितना 6x² बराबर आपको कितना दिया 54 दिया। इसका मतलब 6 से काट दीजिएगा कितनी बार कटा 9 बार, कितनी बार 9 बार। x² बराबर 9, इसका मतलब x बराबर कितना है 3 है। x बराबर 3 आ गया तो एक 2 अनुपात में और एक 3 अनुपात में, 2 गुणा 3 कर दीजिएगा और 3 गुणा 3 कर दीजिएगा। 3 गुणा 3 इसका मतलब एक संख्या आएगी 6 और एक आएगी 9। आपको कहा छोटी संख्या बताओ, क्या कहे छोटी संख्या बताओ, इसका मतलब कितना होगा 6 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बड़ी संख्या की बात करें तब होगा 9। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर, आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है जल्दी से लिख लीजिएगा। tan थीटा बराबर दिया 21/28। अब आपको पता होना चाहिए जिनको लाल बट्टे कक्का आता है, जिनको लाल बट्टे कक्का आता है उनको पता है tan का मतलब क्या हुआ, tan का मतलब हुआ साइन कोस tan ये वाला, यानी लंब बट्टे आधार। क्या लंब बट्टे आधार, लंब और आधार आपको दे दिया, कर्ण आप ज्ञात करो। तो 21 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर का जोड़ के फिर उनका रूट ले लो, जल्दी से निकाल लीजिएगा कितना आता है। तो आपको पता है इनका 21 का वर्ग और हम बात करें 28 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना होगा 1225 होगा। उनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका मतलब कर्ण आएगा कितने का, ये आपको पता है
35 का है, कर्ण आएगा 35। अब आपको पता है क्या निकालना, आपको साइन थीटा निकालना। क्या निकालना है? साइन थीटा क्या होता है आपको पता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपके पास 21 है, कितना है? 21 है। और कर्ण का मान कितना है? 35 है। जो 21 बटे 35 जवाब बता रहे, देख लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 21। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ए की आयु बी की 25% है। ध्यान से लिखिएगा, ए की आयु बी की 25% है। इसका मतलब ये लिखा ए और ये लिखा बी, यहाँ कह रखा है बी की 25%। इसका मतलब बी को कितना माना? 100। और ये है ए है जो बी का कितना प्रतिशत है? 25% है। इसका मतलब कितना लिखा? 25 लिख लिया। अब आपको कह रहे हैं बी है ना, वो ए का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं, बट्टे में आएगा 25, क्योंकि ए से तुलना अब ए से करवा रहा है। देखो ए की कितने प्रतिशत, इसका मतलब तुलना किससे? ए से। ए वाला बट्टे में आएगा और बी वाला ऊपर आएगा। ध्यान से दिखिएगा, गुणा 100। चलिए कर लेते हैं। 25 को कितना होता है? 100 होता है। 2 शून्य यानी 400। कितना आएगा आपका? 400% आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूज हो गए होंगे। वो क्वेश्चन ऐसे होता है, ए की आयु बी से 25% अधिक है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। देखते किन किन विद्यार्थियों ने दिमाग लगाया, तो ये ध्यान रखिएगा आप बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। थोड़ा समय का अभाव होने के कारण आपको मैंने बताया था 4096 का वर्गमूल बताओ। 4096 का वर्गमूल आपको पता है 64 होगा, और घनमूल की बात करें तब होगा 16। घनमूल की बात करें तब होगा 16। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने आपको लिखा है, ये 2 का वर्ग है। आगे बात कर लेते 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। इसका मतलब 7 का वर्ग होना चाहिए आगे, यानी 7 का वर्ग कितना होना चाहिए? जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 24 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? चंद्रमा उपग्रह। चंद्रमा आपको पता है एक सूर्य का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो सूर्य क्या है? सूर्य आपको पता होगा तारा है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं, आपको पता है पृथ्वी हम बात करें तो ग्रह है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने। 27 और 9 का तृतीय अनुपात बताओ। 27 और 9 का तृतीय अनुपात आपको बता रहे, तृतीय अनुपात होता है b² बटे। तृतीय अनुपात आपको बता रखा है b² बटे होता है। इसका मतलब 9 गुणा 9, 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9 बटे 27। आपको पता है 81 बटे 27 का मतलब कितना हुआ? 81 बटे 27 का मतलब 27 या 81। इसका मतलब 3 आएगा ना आपका, देख लीजिएगा, गुणा भाग आप अपने आप कर लेना। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज समय के अभाव के कारण हम 50 क्वेश्चन न लेकर 25 क्वेश्चन आपको करवाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेवल मैंने वही रखा है जो आर्मी लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। अंतर इतना ही है कि क्वेश्चनों का अनुपात थोड़ा हम बात करें, यानी क्वेश्चन अनुपात उसी में लिए, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या मैंने कम ली है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक सब्जेक्ट का अनुपात मैंने क्वेश्चनों का वही रखा है। लेकिन हम बात करें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी कम ले पाए। आपको बता रहा था कल क्लास होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा करवा ही देते मॉडल पेपर, लेकिन उसको अनुपात सही रख के हम करवा देते। चलिए दोस्तों ये थी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से क्लास का फ़ायदा ले पाओ। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।